हेलो हाय नमस्ते। क्या आपने कभी हातिम ताई जोधा अकबर जैसा सीरियल देखा है? अगर देखे होंगे तो आज वाले शेषों को समझने में आपको आसानी होगी। तो आपने देखा होगा उन सीरियलों में जो रानी महारानी होती थी, महाराजा होते थे, उनके कपड़े कितने चमकदार और कितने शाइनी होते थे। हम यही सोचते थे कि इनके कपड़े चमकदार और शाइनी होते क्यों हैं? तो उनका रीज़न बस यही होता था कि उनके बने कपड़े रेशम यानी कि सिल्क के होते थे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेशम यानी कि सिल्क की बात करने वाले हैं। ये हमारी टेक्सटाइल टॉपिक की ये हमारी तीसरी क्लास है। हमने आपको रेशे का वर्गीकरण और कपास आपको पढ़ा दिया। जिन बच्चों ने उस क्लास को देखा काफ़ी रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा कि ये क्लास देखने के बाद हमें कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये क्लास में आपने सब कुछ दे दिया, यानी कि हम आपको टॉपिक भी देते हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको पता तो चले कि क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको छोड़ना नहीं है। देखो, हम जब पढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ जो लिखा होता है वही तो नहीं पढ़ाते हैं ना, हम आपको बोल के कुछ बताते हैं, तो उन्हें पता ये चलता है, जो आप पढ़ते हो तो ये पता चलता है कि क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें अपने कॉपी में लिखना है और हमें क्या याद करना है। ठीक है, तो जो ये हमारी क्लास है यह टेक्सटाइल की हमारी ये तीसरी क्लास है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानो कि रेशम यानी कि सिल्क होता क्या है। तो भाई, जो रेशम होता है, ये सिल्क होता है, ये आपके प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं। यानी कि जब हम रेशे का वर्गीकरण करते हैं तो हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है आपका लंबाई के आधार पे होता है और दूसरा होता है स्रोत के आधार पे। लंबाई के आधार पे जब हम बात करते हैं तो दो ही प्रकार से होते हैं, यानी कि छोटे होंगे या तो बड़े होंगे। छोटे की बात करते हैं तो स्टेपल होता है, बड़े रेशे की बात करते हैं तो वो होते हैं फिलामेंट रेशा होता है। लेकिन जब हम स्रोत के आधार पे हम बात करते हैं तो स्रोत के आधार पे आपके होते हैं दो। एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होता है, जो खुदा ने बनाया है यानी कि भगवान ने बनाया है, वो होते हैं प्राकृतिक। और एक होता है कृत्रिम यानी कि जो मनुष्य ने बनाया है, जो अपने हाथों से बनाया है। तो दो प्रकार के आपके रेशे प्राप्त होते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो खुदा ने बनाया है, जो गॉड ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका वनस्पतिक, दूसरा होता है प्राणिज और तीसरा होता है खनिज। जब हम वनस्पतिक की बात करते हैं तो जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है वो होते हैं वनस्पतिक, और प्राणिज की बात करते हैं जो जानवर से हो, कीड़े से प्राप्त हो, वो आपके होते हैं प्राणिज। तो आपका रेशम कैसा होता है? रेशम आपका प्राणिज जगत का रेशा होता है। प्राणिज जगत का रेशा यानी कि अब चाहे जानवर से निकले या फिर कीड़े मकोड़े से निकले तो वो आपके होते हैं जानत रेशे में काउंटिंग होते हैं। तो आपको बताना है कि रेशम कैसा रेशा है, या प्राकृतिक जगत रेशा है, या फिर जानत कहे, या फिर प्राणिज जगत का कहे, या फिर जानवर वाला रेशा कहे, एक ही बात है। तो रेशम कैसा रेशा है? जानत रेशा है, साथ ही साथ प्रोटीन रेशा। अब प्रोटीन रेशा क्यों है? देखो, जब आप प्रोटीन का स्रोत आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है कि मांस से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन का बेहतर स्रोत मिलता है। उसके बाद में आप सोयाबीन का नाम लेते हो, तो मांस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन का बेहतर स्रोत पाया जाता है। तो आपको बताना है कि रेशम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन युक्त रेशा कहलाता है, क्योंकि ये प्रोटीन जगत के रेशे से निर्माण होता है। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि रेशम का हमें उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब हम बात करते हैं कि ये हमें मिलता कहाँ से, यानी कि प्राप्ति किससे होती है। अभी तक आपने जाना कि प्राकृतिक जगत से होती है जनित रेशा। अब जनित रेशा में बहुत सारे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, पंछी होती हैं, ठीक है। तो आप किसे बताओगे कि किससे प्राप्त होता है? पक्षी से होता है, जानवर से होता है, या कीड़ा मकोड़े से? आपको बताना है कि कीड़े से होता है। अगर हम कीड़े की बात करें तो कीड़े का नाम क्या है? आपको बताना है उस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी नाम है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो रेशम का उत्पादन करने वाला कीड़ा है उस कीड़े का नाम क्या है? तो आपको बताना है बॉम्बिक्स मोरी है। वो रहता कहाँ है? आपको बताना है वो शहतूत के पेड़ पर रहता है, यानी कि शहतूत के पेड़ पर उसको पालते हैं और उसी शहतूत की पत्तियों को खा करके हमें रेशम का जो रेशा होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो आपको इस स्लाइड में ये भी पता चला है कि रेशम कैसा रेशा है? प्राकृतिक जगत का रेशा है, जानत रेशा है और प्रोटीन युक्त रेशा है। उसके बाद में हम कीड़े की बात करें, यानी कि रेशम हमें कहाँ से प्राप्ति होता है, तो आपको बताना है ये कीड़े से प्राप्ति होता है। यानी कि कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी और वो शहतूत की पत्तियों को खा करके हमें रेशम का रेशा प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बात करते हैं कि रेशम का इतिहास है। अब हम जब बात करते हैं रेशम के इतिहास की, तो इसका इतिहास भी आजकल परसों का नहीं है, बल्कि 2500 वर्ष पहले का है। यानी कि इसका इतिहास आपको बताना है कि 2500 वर्ष पहले, यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म काल हुआ था तब से इसका समय माना जाता है। देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी रेशा पढ़ते हो आप, तो जो आपने पीछे रेशा पढ़ दिया उन रेशों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ो, तभी आपको चीज़ें याद होगी। देखिए, हम कहना क्यों चाहते हैं, जो आपका कपास का इतिहास बात करते हो तो कपास का इतिहास में हमने आपको बताया था ये 500 वर्ष पहले था। लेकिन
लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये बताना आपको 2500 है, यानी कि आपको समानता थोड़ी बहुत दिख रही है ना, यानी कि 500 वर्ष पहले, यहाँ पे 2500 वर्ष पहले। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी रेसा आप पीछे पढ़ो और जो आज रेसा पढ़ रहे हो उनको आप मिलान करके पढ़ो, तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि हर कोई रेसा एक दूसरे से मिलान करता हुआ होता है। हर किसी रेसे में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, तो एक दूसरे रेशे को आप मिलान करके पढ़ोगे तभी चीजें वो आपको याद रहेगी। जैसे आप लीलन पढ़ोगे, लीलन भी आपका गोद पाया जाता है, यहाँ पे रेशम में पढ़ोगे तो रेशम में भी गोद पाया जाता है। तो आपको अगर याद नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि पेक्टिन किसमें पाया जाता है, सेरेसिन कैसे पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो आपको नहीं याद होगा। तो जो भी रेशा आप पढ़ो, जो आपने कल रेशा पढ़ लिया उसको आज के रेशे और कल वाले रेशे में कनेक्ट करके पूछो। यानी कि हम इतिहास अगर पढ़ते हैं तो कपास में क्या इतिहास था, लीलन में क्या इतिहास था, रेशम में क्या इतिहास है, यानी कि हर कोई टॉपिक जब पढ़ो तो उसके इतिहास में अगर पढ़े तो हर रेशे का इतिहास समझो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको इतिहास के बारे में पता चले। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब रेशम का सिल्क की हम बात करते हैं इसका हम इतिहास में, तो एक इसकी दंत कथा है, यानी कि एक इसके उद्भव में एक दंत कथा है। जरा गौर से सुनिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ सुनिएगा जरूर, क्योंकि आपको यहाँ पे एक देश का नाम जो आएगा वो जन्मदाता देश कहलाएगा। देखो, जो चीन देश है उस देश में एक रानी थी, उनका नाम ये था सी लिंगजी था। तो वो क्या कर रही थी, बगीचे में टहल रही थी, लेकिन वो चाय पी रही थी। तो वो चाय पी रही थी बगीचे में, तो चाय उन्होंने पी लिया जब, तो वो पेड़ में एक कोकून लटक रहा था, तो उस कोकून में जाकर के जो चाय था उस चाय को ले जाकर उस कोकून में रानी ने डाल दिया। तो उस जब चाय को कोकून में डाला ना तो वो पिघलने लगा। अब पिघलने क्यों लगा, क्योंकि उसमें सेरेसिन नाम का गोद पाया जाता है। अभी आगे हम बताएंगे सेरेसिन क्या होता है। तो सेरेसिन जो गोद पाया जाता है वो पिघलने लगा, तो रानी ने क्या देखा कि जो उसको सूत को खींचा तो एक औरल धागा बनने लगा। तो उस धागे को निकाल करके रानी ने एक रिबन बनाया और रिबन को बना करके राजा को भेंट किया। तो इस प्रकार का जो रानी ने इस धागे का रिबन बनाया और राजा को भेंट किया, तो इस प्रकार के जो चीन होता है वह जन्मदाता देश कहलाए। तो जो जन्मदाता देश कहलाएगा वो हमारा कौन सा होगा, आपको बताना है, चीन होगा। लेकिन चीन जो देश है, यह जो कला होता है वस्त्र बनाने का, रेशम के बने कपड़े का वस्त्र बनाएगा, कुछ दिन तक अपने पास रखी, यानी कि कुछ दिन तक अपने पास से सीमित रखी। लेकिन भाई कोई भी चीज कितने दिन तक अपने पास रहेगी, किसी ना किसी दिन तो वो चीज बाहर निकलेगी। तो जो प्रवासी लोग थे, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में जो जाते हैं, वो लोग क्या हुए, इस कला को ले जाकर के दूसरे देश में पहुंचा दिए। जैसे जापान देश होगा, पूर्वी देश था, यहाँ तक के उन देशों में ले जाकर के प्रवासी लोगों ने इस जो बने कपड़े होते हैं इधर उधर कर दिए। उसके बाद में हमें इतिहास में ये भी प्रमाण मिलता है, जो रोम देश था, वहाँ पे जो जूलियस सीजर के लोग थे उस रेशमी वस्त्र के जो बने कपड़े होते हैं सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग करते थे, यानी कि वहाँ पे इसका प्रचलन बहुत ज्यादा था। जो रेशम का वस्त्र होता था, खास करके जो शाही लोग थे वो इस कपड़े का प्रचलन ज्यादा करते थे। उसके बाद में फ्रांस में 16वीं शताब्दी में रेशम का फिर ज्यादा प्रचलन होने लगा। फिर 18वीं शताब्दी में हम बात करते हैं तो स्पेन में रेशम के उत्पादन ज्यादा होने लगा। धीरे धीरे चीन देश से होकर के अलग अलग देशों में इसके बने कपड़े होते हैं जो प्रचलन में होने लगे। उसके बाद में हमने शुरू में आपको बताया था कि जो अलादीन का जो सीरियल था, उसके अलावा अली बाबा, तो उसमें जो राजा महाराजा थे उनके कपड़े कितने चमकदार, कितने शानी होते थे, क्योंकि उनके बने कपड़े क्या होते थे, बहुत चमकदार होते थे। तो इनकी पहचान ये होती थी, रेशम के बने कपड़े क्यों वो राजसी वस्त्र कहलाते थे, शाही प्रतीक होते थे, यानी कि शाही वैभव का प्रतीक माने थे। क्योंकि जो राजा महाराजा थे, रानी थी, उनका एक विशिष्ट जो कपड़ा होता था खास करके रेशम का ही कपड़ा होता था, क्योंकि उनके कपड़े क्या होते थे, शाही घराने वाले कपड़े होते थे। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए लिखा भारत जन्म स्थान देश है, यानी कि जो आपका आधुनिक समय में, जो आधुनिक युग में रेशम का उत्पादन है वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद में रेशम का उत्पादन जो देश हमारा कहलाता है, प्रथम स्थान पे जापान देश कहलाता है। यानी जापान के अलावा भी बहुत सारे देश है, जैसे आपका स्पेन हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे भी प्रथम स्थान माना जाता है। लेकिन खास करके आपको बताना है कि प्रथम स्थान कौन सा है, यानी कि उत्पादन का, तो आपको बताना है जापान बताना है। और जो चौथा स्थान है वो कौन होता है, भारत होता है। यानी कि भारत में कहाँ, कश्मीर में, मैसूर में, ठीक है, यहाँ पे रेशम का जो उत्पादन होता है किया जाता है। लेकिन चौथे स्थान पे, प्रथम स्थान पे आपको बताना है जापान है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो रेशम का जो वस्त्र होता है भारत में कौन से वस्त्र होते हैं, तो आपको बताना है पीताम्बर, टसर हो गया, चिलपट हो गया, पटोला हो गया, ये सब जो रेशम होते हैं इन सब के कपड़े बनाए जाते हैं। यानी कि भारत में परंपरागत जो वस्त्र होते हैं पीताम्बर, टसर, चिलपट, पटोला, ये सब रेशे आपके रेशम से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेशम का वस्त्र चुनाव क्यों करते हैं। अभी हम शुरू में बताए थे कि रेशम का वस्त्र क्या होता है, राजसी कहलाता है, वैभव का प्रतीक कहलाता है, ये सब कहते हैं। यहाँ पे आप विशेषता में आप लिख सकते हो कि इसे क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ फैब्रिक कहा जाता है। यानी कि वस्त्रों का रानी कौन होता है, आपको बताना
बताना है रेशम होता है, लेकिन वस्त्रों का राजा अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कपास होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है राजसी वस्त्र। राजसी वस्त्र हमने क्या बताया था कि जो राजा महाराजा लोग थे वो इससे बने कपड़े का चुनाव बहुत ज्यादा करते थे, खास करके जो राजा होते थे और रानियां होते थे, इसलिए इसे वैभव का प्रतीक, राजसी वस्त्र, ये सब इसका नाम पड़ गया। तो आप विशेषता में ये सब चीजें लिख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अभी तक पीछे आपने जाना कि रेशम कैसा रेशा होता है, प्राकृतिक जगत होता है, प्रोटीन जगत का होता है, उस कीड़े का नाम क्या होता है और अपने इतिहास में जाना। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि रेशम का जो कीड़ा आपके पास है तो आप इसका उत्पादन कैसे करें, यानी कि किस तरह उसका जीवन चक्र होता है। देखिए रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है आपको बताना है, उसे कहा जाता है सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपको बताना है, फाइब्राइन प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हमने शुरू में ये बताया था कि रेशम कैसा रेशा होता है या प्रोटीन जगत का रेशा होता है। रेशम में कौन सा गोद पाया जाता है तो आपको बताना है सेरेसिन गोद पाया जाता है। देखिए जरा रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं में होता है आपको बताना है, 4 अवस्थाओं में होते हैं। देखो इसमें जो आपका कोकून होता है उसको हमने आपको बताया कि कीड़े का जीवन कितना होता है, 4 अवस्थाओं में होता है। लेकिन कुछ कोकून जो ऐसे होते हैं विकास होने से पहले क्या कर देते हैं, उसके अंदर ही कीड़े को छोड़ दिया जाता है ताकि वो अंडा दे सके, ताकि वो अगले जब बार में कीड़ा का उत्पादन किया जाए तो रेशम का उत्पादन हो सके। और देखिए रेशम का उत्पादन के लिए रेशम के उत्पादन के लिए 2 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो वैज्ञानिक विधि होती है, एक तो प्राकृतिक विधि होती है। बस फर्क इतना होता है कि वैज्ञानिक विधि में रेशम के कीड़ों को साल में 3 बार के तैयार कर सकते हैं, जो प्राकृतिक स्थिति में होती हैं उसमें जो रेशम का कीड़ा तैयार किया जाता है साल में 1 बार किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि देखिए अब जब रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की जब 4 अवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला इग होता है, लार्वा होता है, पीपा होता है और लास्ट में क्या होता है, मोथ होता है। जब हम इग की बात करते हैं तो इग यानी कि जब हम अंडा का चयन करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि कौन संक्रमण है कौन असंक्रमण है, तो जो संक्रमण होता है उसको वहीं पे जला देते हैं। उसके बाद जो स्वस्थ अंडा होता है उसको आगे क्रम में बढ़ाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं रेशम के कीड़े के उत्पादन के क्रम में बढ़ाते हैं। तो आपके पास अब क्या आ जाता है, अब लार्वा का जब हम क्रम बात करते हैं यानी कि दूसरी अवस्था में क्या होता है, आपने अंडा का चयन कर लिया है। लार्वा वाले स्टेज में जो कीड़ा का चयन करने के बाद लार्वा का जब स्टेज आता है तो इसमें जो कीड़ा होगा बहुत ज़्यादा भूखा होगा। जितना ज़्यादा भूखा होगा, जितने ज़्यादा उसे पोषण देंगे, जितना शहतूत के पत्तियां खाएगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, आपको रेशा उत्पादन करेगा। ठीक है, लगभग 3.5 इंच का जब आपका कीड़ा हो जाता है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है, ग्रे सफ़ेद कलर का हो जाता है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा आलसी हो जाता है, यानी कि कम भोजन करने की उसकी उत्सुकता होती है, यानी कि कम थोड़ा भोजन करता, वो विश्राम काल में हो जाता है, वो अपना शरीर थोड़ा कम हिलाता डुलाता क्योंकि उसने भोजन बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लिया, पोषण ज़्यादा ग्रहण कर लिया। तो जो कर्मचारी होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब उसे क्या हो गया है, अब इसे भोजन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, उसको क्या करते हैं एक ट्रे में ले जाकर के फैला देते हैं। ट्रे में फैलाने के बाद में जो कीड़ा होता है अपने मुख से एक स्पिनिटर के द्वारा क्या करता है, अंग्रेजी की 8 अक्षर के एक प्रोटीन द्रव पदार्थ निकालता है। ठीक है, तो जो यह निकालता है एक घुमाव गति, यानी कि जो अंग्रेजी के 8 अक्षर होते नहीं है, अंग्रेजी अक्षर 8 आकार का लपेटता हुआ निकालता है। तो 24 घंटे के अंदर में रेशम का जो कीड़ा होता है इस कोकून में जाकर के छिप जाता है और करीब 3 दिन के बाद जो कोकून होता है सही रूप से पूर्ण विकसित हो जाता है। तो इसका आकार अगर माप करना होता है कर्मचारी को तो कम से कम जो क्या होता है मूंगफली होता है उसके समान का हो जाता है। तो जो आपका जो कोकून होता है वह फिलामेंट दोहरी धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है उसे बताना आपको फाइब्रिन कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन युक्त हो जाता है। तो जो यह आपस में एक गोद युक्त पदार्थ यानी कि सेरेसिन होता है उस रेशम के जो गोद यानी कि सिल्क को जोड़ता है। जो आपका यहाँ पे जो ऐसे 8 अक्षर बनाए हैं अगर गोद ना लगे रहे इधर उधर तो जो आप उसने रेशम का उत्पादन किया है तो इधर उधर छितरा जाएगा। तो इसलिए अपने मुख से जो निकालता है द्रव प्रोटीन निकालता है तो वो जो सेरेसिन गोद होता है वो आपस में चिपकाता है ताकि वो एक तरह से मिला रहे। ठीक है, तो जैसे ही उससे मुख से निकलता हो क्या हो जाता है, तुरंत कड़ा हो जाता है। तो जब कड़ा हो जाता है तो जब यह कोकून बनना पूर्ण हो जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्यूपा कहेंगे, यानी कि लार्वा का स्टेज खत्म हो जाता है। प्यूपा के स्टेज में जब यह हो जाता है यानी कि एक कोकून बन के निर्माण हो जाता है, जब वो सूख जाता है तो इसे कहा जाता है प्यूपा। इसी स्टेज में क्या हो जाता है, जो यह कोकून होता है पूर्ण रूप से परिवर्तित बनना पूर्ण हो जाता है। तो जो जीवन चक्र की कैसी अवस्था होता है आपको बताना है, चौथी अवस्था होती है। तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे कैटरपिलर प्यूपा या फिर क्राइसिल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कोकून होता है
पूर्ण हो जाता है तो उसे कैटरपिलर यानी कि प्यूपा या फिर क्राइसिल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्राइसिल में क्या हो जाता है, परिवर्तित। तो यह कीड़े की कौन सी अवस्था होती है आपको बताना है, चौथी अवस्था होती है। अगर इस अवस्था में इसे छोड़ना है तो कोकून के अंदर क्राइसिल क्या हो जाता है, 2 सप्ताह में कीड़े में विकसित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो क्राइसिल होता है कीड़े में परिवर्तित हो जाए तो बाहर निकलने के लिए क्या करता है, कीड़ा एक क्षारीय पदार्थ को निकालता है जिसके ऊपर से एक फिलामेंट घुल जाता है। ठीक है, अगर कोकून की परत अगर टूट गई है तो यह जो कीड़ा होता है बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो टूटा हुआ फिलामेंट हो जाता है एक लंबे धागे के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर कीड़े के जीवन चक्र को इस अवस्था में रोक दिया जाए, इसे स्थगित किया जाए, तो क्या किया जाएगा, जो आपका कोकून होगा बहुत अच्छा यानी कि बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, अगर मोथ वाला स्टेज में आएगा तो कोकून आपका उतना अच्छा नहीं आएगा। अगर प्यूपा वाले स्टेज में आपका जो कोकून मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि मोथ वाले स्टेज में क्या होता है, कीड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वह क्या करता है अपने मुख से श्रावण करता है, और श्रावण करने के बाद क्षारीय उसका होता है तो वह कोकून फट जाता है। कोकून जब फट गया है तो फिलामेंट कहेगा नहीं, क्योंकि वो क्या कहलाएगा, वो टूटा हुआ कहलाएगा। अभी हम आगे बात करेंगे कि जब मोथ वाला स्टेज में जब कोकून अपना फटता है तो वह क्या कहलाता है। अब वो इस वाले स्लाइड में आपने जाना कि रेशम का उत्पादन कीड़े का कैसे किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि रेशम का जो उत्पादन प्रक्रिया होगा वो कितने प्रकार से होगा। तो आपको बताना है 2 प्रकार, एक होता है स्वनिर्मित और एक होता है उत्पादित होता है। तो स्वनिर्मित में क्या होता है, एक होता है मूंगा, एक होता है टसर और तीसरा होता है अरंडी। यानी कि मूंगा वाले स्टेज में क्या होगा, ठीक है, हम आपको फिर से बता दें, रेशम निर्मित प्रक्रिया में 2 अवस्थाओं में होता है, एक आपको स्वनिर्मित में मिलता है, एक होता है उत्पादित में होता है। स्वनिर्मित में 3 आते हैं, पहला मूंगा होता है, दूसरा आपका होता है टसर, इसके बाद में तीसरा होता है अरंडी या फिर इरी कहें। अगर मूंगा वाला होगा तो उत्तम किस्म का होगा, इसमें मिश्रित रेशे का जब कपड़ा बनाया जाता है उसमें मूंगा वाला रेशा लिया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, और कहाँ से प्राप्त होता है, तो ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। और जब हम तेसर वाला रेशा बात करते हैं तो ये आपके भारत में, चीन में, बिहार में प्राप्त होता है। रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें टेनिन पाया जाता है। ये कहाँ से प्राप्ति होती है आपको बताना है, बोतुल के पेड़ से प्राप्ति होती है। अरंडी वाला रेशा कैसा होता है, तो आपको बताना है कि ये बंगाल में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मुलायम होता है, सफेद होता है और पीला रंग का होता है। और कहाँ से प्राप्ति होता है आपको बताना है, अरंडी के पेड़ से प्राप्त होता है। तो हमने यही बताया आपको इस स्लाइड में कि रेशम कैसा निर्मित होता है। तो आपको बताना है 2 प्रकार से, एक होता है स्वनिर्मित, एक होता है उत्पादित। स्वनिर्मित में क्या आपने समझा, स्वनिर्मित यानी कि अगर हम इसे अंग्रेजी में बताएं तो इसे कहा जाता है विल्ड, कहा जाता है WILD। तो विल्ड में 3 प्रकार से होता है, मूंगा, टसर और अरंडी। याद रखे रहना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि उत्पादित में क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं रेशम उत्पादन के, जो उत्पादित यानी कि कल्टीवेशन के द्वारा जो हमें रेशम मिलता है वो कितने होते हैं, वो बताना है। 2 प्रकार से होते हैं, एक को कहा जाता है लपेटा हुआ, दूसरे को कहा जाता है स्पन यानी कि कटा हुआ। तो लपेटा हुआ वाला कैसा, जो प्यूपा की स्टेज में मिलता है वो लपेटा वाला होता है, और स्पन वाला जो कटा हुआ वाला होता है, जो मोथ वाले स्टेज से निकलता है वो आपका होता है कटा हुआ होता है। तो जो आपका मोथ वाले स्टेज से जो आपका रेशम मिला है वो कैसा होगा, उत्तम क्वालिटी का होगा। उसमें तनाव सामर्थ्य ज्यादा होगी। तनाव सामर्थ्य मतलब क्या, कि जैसे आपको रबड़ का खींचते हो तो जो पहले था वो बाद में भी वैसा हो जाता है ना, तो वही होता है तनाव सामर्थ्य, यानी कि जो पहले स्टेज में था वही बाद में हो। इसमें ऐठन कैसा होगा, ऐठन ज्यादा होगा, नहीं ऐठन कैसा होगा, कम होगा, और सफेद क्या होगा, क्रीम कलर का होगा। लंबाई की बात करें तो 300 लेकर के 1800 मीटर प्यूपा की स्टेज में होगा, यानी कि प्यूपा की स्टेज में कितनी उसकी लंबाई होगी आपको बताना है, 300 लेकर के 1800 होगी, मीटर में होगी। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा होगा कि हमने आपको शुरू में क्यों नहीं बताया कि फिलामेंट रेशा, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं समझते। अब यहाँ पे समझो, हमने यहाँ पे मीटर क्यों लिखा, क्योंकि आपका जब आपने रेशे का वर्गीकरण किया था तो आपने 2 प्रकार से किया था। एक तो आपका लंबाई के आधार में बताया था, तो लंबाई में 2 प्रकार के होते, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है स्टेपल। तो फिलामेंट कैसा होता है, रेशा होता है, जो मीटर में मापा जाता है उसे फिलामेंट रेशा कहेंगे, यानी कि रेशम कैसा रेशा होता है वो फिलामेंट वाला रेशा होता है। तो फिलामेंट वाला रेशा, तो इसकी लंबाई कितनी होगी आपको बताना, 300 लेकर के 1800 मीटर लंबाई होती है, क्योंकि यह फिलामेंट रेशा होता है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब बात करते हैं स्पन यानी कि कटा हुआ। तो स्पन यानी
कि जो मोथ वाले स्टेज से निकलता है वही होता है स्पन वाला होता है, क्योंकि उसने स्पन वाले में यानी कि मोथ वाले स्टेज में आपने कीड़े को नहीं निकाला था, वो खुद ब खुद अपने मुख से एक श्रावण किया था क्षारयुक्त, जिससे वो क्या हो गया, उसका जो कोकुन था वो कोकुन फट गया था तो अपना बाहर निकला। तो जब वो फट गया तो कोकुन क्या हो गया, टूट गया। तो स्पन क्या हो गया, इसमें जो क्वालिटी निकल के आएगी रेशा कैसा होगा, निम्न क्वालिटी का होगा, इसमें अधिक ऐंठन होगा और कैसा रंग होगा, पीला भूरे रंग का होगा। अब इस वाले स्लाइड में ये आना। अब हम आगे बात करते हैं कि रेशम को जब हम या जो रेशम का हमें कोकून मिल गया तो कोकून को क्या करेंगे, अब हम फैक्ट्री में भेजेंगे। तो फैक्ट्री में भेजने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्काउरिंग करेंगे यानी कि शुद्धिकरण करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें गर्म पानी और साबुन में रखा जाता है, फिर गर्म हवा से रोका जाता है जिससे इसके अंदर में जो कीड़े हो मर जाए, साथ ही जो गोद होता है सेरेसिन नाम का गोद वो क्या हो जाए, नरम हो जाते हैं। उसके बाद में जब आपका जो आपके कोकून था, कोकून में जो गोद पाया था, गोद जब नरम हो गया था तो उसको कोकून में जो गोद था उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं यानी कि ब्रश करते हैं, जिसके ऊपरी जो परत होती है वो छिल जाए। तो अब आपके पास जो कोकून का गोद था आपने उसको क्या किया, परत को हटा दिया। अब परत हटने के बाद क्या करते हो, स्पिनिंग करते हो यानी कि उसकी कताई करते हो। कताई करने के बाद यानी कि अब क्या करते हो, उसके गोद को हटाते हो यानी कि गर्म पानी में क्या करना पड़ता है, उसको रखा जाता है जिससे क्या हो जाए, जो सेरेसिन हो नरम होकर के पानी में जाकर के मिल जाए। उसके बाद में आप क्या करते हो, ब्लीच करते हो। ब्लीच में कौन सा ब्लीच करना पड़ेगा, हाइड्रोपेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग करके क्या करते हो, ब्लीच करते हो। ब्लीच करने के बाद आप डाई करते हो। डाई करने के बाद प्रिंटिंग किया जाता है। प्रिंटिंग करने के बाद फिनिशिंग किया जाता है। जो फिनिशिंग होती है यानी कि जो परिसज्जा होता है, प्राकृतिक रूप से इसमें चमक तो पाई जाती है, कोमलता पाई जाती है, ये सब गुण होने के कारण इसमें जो फिनिशिंग होती है थोड़ा कम की जाती है, क्योंकि पहले से इतना ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या 9 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या करते हो, आप वेटिंग करते हो यानी कि वेटिंग। जब डिगमिंग आपने किया था तो डिगमिंग में क्या किया था, आपने गोद को हटाया था, गर्म पानी में रखा था जिससे जो सेरेसिन गोद था वो नरम हो जाए ताकि पानी में जाकर के मिल जाए। तो उसमें दोबारा से वेट देने के लिए क्या करते हो, आप वेटिंग करते हो। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था, 30% तो क्या हो जाता है, आपका वेट जो हो जाता है कम हो जाता है। इसलिए इसको भार देने के लिए इसको जरूरत पड़ती है, जिसका नाम क्या हो जाता है, वेटिंग खरीद। इसमें कौन है, उससे दिया जाता है जीनो एल्युमिनियम का कड़ का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें रेशम के जो वेटिंग दिया जाता है कौन सा दिया जाता है, आपको बताना है कि जीनो एल्युमिनियम का कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे आगे बातें हैं कि रेशम की विशेषता यानी कि रेशम के कपड़े का चयन हम क्यों करते हैं, रेशम का चयन हम क्यों करते हैं। अभी भौतिक विशेषता की बात करते हैं तो बेसिक भौतिक विशेषता में संगठन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, CHON पाया जाता है। सेरेसिन आपने जाना कि इसमें जो गोद पाया जाता है, सेरेसिन गोद पाया जाता है, कितना पाया जाता है आपको बताना है, 95% से लेकर के 97% तक इसमें क्या पाया जाता है, गोद पाया जाता है। ठीक है, गोद पूछा जाए कितना बताना है आपको बताना है 95 से लेकर के 97% तक पाया जाता है। और प्रोटीन तो आपने जाना है कि कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और वैसे भी आपके रेशम में फैट भी पाया जाता है। ठीक है, फैट भी पाया जाता है, आपको याद रखे रहना। अब बात करते हैं अगला, लिखा है 300 फारेनहाइट पर नष्ट होने लगता है। यानी कि जो आपका रेशा होता है अगर उसको 300 फारेनहाइट तक उसका दिया जाए ताप तो क्या हो जाएगा, उस पर हानिकारक प्रभाव दिखाएगा। अगर हम रंग की बात करें तो रंग कैसा होगा, पीला सफेद रंग का होता है। यानी कि रंग उज्जवल भी होगा, पीला भी होगा, सफेद रंग के होगा। व्यास की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बात करें तो आपका कैसा होता है, कुचालक होता है। यानी कि सुचालक कुचालक, आप पहले जानो सुचालक वो होता है जिसे आप गर्मी में कपड़ा पहनते हो। अगर गर्मी में आपको शीतलता यानी कि ठंडक आराम प्रदान करता है यानी कि सुचालक है। अगर गर्मी के दिन में अगर आप कपड़ा पहनते हो, अगर आपका गर्म लगता है तो इसका मतलब है कुचालक। यानी कि जो गर्मी प्रदान करे उसे कुचालक कहेंगे, जो ठंडी प्रदान करे उसे सुचालक कहेंगे। तो रेशम कैसा होता है, यह कैसा होता है, ताप का कुचालक होता है। यानी कि यह कैसा होता है, ताप का कुचालक हो। इलास्टिसिटी कितनी होती है, अधिक होती है। यानी कि खींचने में कैसा हो जाएगा, यह अपने हुबहू ऐसे परिवर्तन में हो जाएगा। चमक कैसी होती है, चमक इसकी बहुत ज्यादा होती है। चमक ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है, यह राजसी वस्त्र कहलाता है। राजा लोग क्या करते थे, इसका वस्त्र ज्यादा चयन करते थे। जो राजा लोग थे, महारानी लोग थे, इस कपड़े का चयन ज्यादा करती थी, उनके कपड़े इसी के बने होते थे। आर्द्रता की बात करें तो 10%, यानी कि उसकी नमी की बात करते हैं तो कितना होता है, 10% होता है। रगड़ का कैसा प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। संरचना कैसी होगी, दोहरी रेशे होगी, क्योंकि कीड़े के मुंह से पास के 2 ग्रंथि से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपका भौतिक वाला आपने जाना, ये सब याद कर लेना, हुबहू ऐसे आपको याद करना है। यहाँ से आपको कुछ समझाने की
बात नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना है। और रासायनिक विशेषता की बात करें तो अम्ल का प्रभाव अच्छा है, क्षार का प्रभाव उपयुक्त होता है, एसिड डाई का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा पसीना का प्रभाव बुरा होता है, विरंजन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखे रहना है। जो पसीना का प्रभाव होता है वो क्या होता है, बुरा होता है, क्योंकि रेशे पसीने वाले स्थान पर क्या हो जाते हैं, कमजोर और क्या हो जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं। अब रेशम की अवस्था में आपने इतना जाना। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जो बातें हुई है सब समझ में आई होगी। रेशम में जो शुरू थे वो थोड़ा समझने लायक थे। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ रासायनिक विशेषताओं में अगर शुरू से आपने समझा होगा तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इससे बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। है अब आपके सामने अगला नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है। ऑप्शन ए है कपास, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है लिनन। आपको बताना है कि प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तंतु कौन सा है। आप बताओगे रेशम होता है। साथ ही साथ ये फिलामेंट रेशा होता है। इसका मेजरमेंट जो किया जाता है मीटर में किया जाता है। जो बॉम्बिक्स नाम की कीड़ी होती है, कीड़ा होता है, उससे आपको रेशम की उत्पत्ति होती है। रेशम की अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा गोद पाया जाता है, आपको बताना है इसमें गोद जो होता है वो होता है सेरेसिन गोद होता है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको बताना है इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आप बताओगे केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। लीलन में कौन गोद पाया जाता है, आपको बताना है पेक्टिन गोद पाया जाता है। अगर रेशम की गोद की बात करें तो आपके बताएंगे सेरेसिन गोद पाया जाता है। ठीक है, जो बॉम्बिक्स बोरी के नाम के कीड़े से प्राप्त होता है, जो सहतूत यानी कि मलबरी की पत्तियों को खा करके हमको देती है। रेशम की कीड़े का पालन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। अगर यहीं पे पूछा जाता है कि रेशम का जो जन्मदाता देश है कौन सा है, आप बताते चीन है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि चीन के रानी की स्टोरी कि कैसे रेशम की जो रेशा होता है वो कैसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर निकला है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े को कौन से रेशम का निर्माण होता है। ऑप्शन ये है मूंगा रेशम, बी ऑप्शन होता है मोती रेशम, सी ऑप्शन होता है टसर रेशम, डी ऑप्शन होता है एरी रेशम। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण किया जाता है। फटाफट से आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, मैं इसको हटा देती हूँ, आप बताइए तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि एरी रेशम होता है। देखो जो आपका सिल्क होता है, ये जो आपका रेशा होता है दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। एक तो स्वनिर्मित होता है और एक उत्पादिक होता है। तो उत्पादिक मतलब कि वो खुद से तैयार हो जाए, और स्वनिर्मित मतलब कि जो तैयार किया जाए, जबरदस्ती तैयार किया जाए। तो जो जबरदस्ती तैयार किया जाता है यानी कि स्वनिर्मित जो तैयार किया जाता है वो तीन प्रकार से तैयार किया जाता है। एक तो होता है मूंगा रेशम, और एक होता है टसर रेशम, और एक होता है आपका अरंडी रेशम कहे या फिर कहे आप एरी रेशम कहे। तो आपका जो मूंगा वाला रेशम होता है ये अच्छा वाला रेशा होता है, लेकिन इसमें मिश्रित रेशे को पर्याप्त करके कपड़े को बनाया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। लेकिन ये जो आपका ओक का पेड़ होता है ना, उससे आपका मूंगा का रेशम का तैयार किया जाता है। और जो आपका टसर रेशम होता है वो खास करके जो बतूल का पेड़ होता है उसमें तैयार किया जाता है। लेकिन इसका रंग कैसा होता है आपको बताना है, भूरा रंग का होता है। भारत में, चीन में, बिहार में टसर रेशम का प्रयोग ज्यादा, उत्पादन ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पे जानो आपका अरंडी कहे या फिर एरी रेशम कहे, तो जो अरंडी का पेड़ होता है वो होता है एरी रेशम होता है। साथ ही साथ सफेद भी होता है, पीला भी होता है, और कैसा होता है, मुलायम वाला रेशा होता है। तो आपको स्वनिर्मित रेशे में तीन प्रकार के होते हैं, मूंगा हो गया, टसर हो गया, और आपका होगा एरी रेशम होगा। उत्पादित रेशे में आपके दो होते हैं, एक को कहा जाता है लपेटा हुआ और एक होता है कटा हुआ। तो लपेटा हुआ यानी कि इसमें जो रेशा होगा वो ऐठन कम रहेगा और बिना ऐठन वाला होगा, लेकिन जो कटा हुआ वाला होगा वो निम्न क्वालिटी वाला होगा और अधिक ऐठन वाला होगा। रंग कैसा होता, फूल भूरे रंग का होगा, यानी कि पीला और भूरे रंग का होगा। तो आपसे अरंडी के बारे में पूछा गया, तो अरंडी के पेड़ से प्राप्त होता है एरी रेशम होता है। अरंडी कहे या फिर एरी कहे एक ही बात है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात रखो, जो बंगाल देश है, असम देश है, इसमें आपकी अरंडी जो उत्पादन किया जाता है ज्यादा मात्रा में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है देखिए,
कि रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए अम्ल का, बी ऑप्शन क्षार का, सी ऑप्शन अम्ल तथा क्षार दोनों का, डी ऑप्शन होता है विपरीत में से कोई नहीं। रेशम के तंतु पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो किस पे पड़ता है आप बताओगे? क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि रेशम के तंतुओं पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्षार का वो प्रतिकूल होगा। ठीक है, जो दाग धब्बे होते हैं उसको छोड़ाने के लिए इसका क्षार का दाग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेशम के जब कपड़े पे अगर दाग लग गए हैं तो अगर प्रयोग करोगे तो क्षार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके दाग धब्बे जल्दी से साफ हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, आपका ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से पूरा दिखाई दे। क्वेश्चन कहता है कि रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए चिकना सूत, बी ऑप्शन होता है संयुक्त दीर्घाकार, सी ऑप्शन होता है उच्च सघनता, डी ऑप्शन होता है दोबारा कम नमी पाना। ऑप्शन क्या होगा? आपके पास सही विकल्प हैं ए और बी, बी ऑप्शन होता है बी और सी, डी ऑप्शन होता है सी ऑप्शन होता है सी और डी, डी ऑप्शन होता है ए और डी। आपको सिर्फ इन चार ऑप्शन में से सिर्फ आपको दो ही लेना है। आप दो लोगे तो कौन सा लोगे? चलिए फटाफट से आप इसका बताइए। तो रेशम का जो भौतिक गुण होता है वो कौन सा होगा? वो चिकना होगा और साथ ही साथ कैसा होगा? संयुक्त दीर्घाकार होगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन लूंगी? ए और बी, यानी कि ए और बी किसमें है? ए वाले ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, बिल्कुल सही हो जाता है। उच्च सघनता, दोबारा कम पानी, ये आपका सही से ऑप्शन नहीं होगा। चलिए फटाफट से आप राइट आंसर बताते चलिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेशम, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोया कोकिन को प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन कटाई है, बी ऑप्शन गोद छोड़ाना, सी ऑप्शन थ्रोइंग, डी ऑप्शन भारत करना, सी ई ऑप्शन छटाई करना, एफ ऑप्शन है रील बनाना। अब आप बताएंगे कि रेशम का जब उत्पादन किया जाता है तो कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जब आपके पास कोकिन निकल जाता है, कोवा पाए जाते हो आप, तो क्या करते हो? सबसे पहले उसकी छटाई करते हो। ठीक है, यानी कि छटाई यानी कि साफ करते हो। कौन आपका लपेटा हुआ है, कौन आपका स्पन वाला है, यानी कि कौन लपेटा हुआ रीलेड है, कौन आपका स्पन वाला है। तो आप क्या करते हो? छटाई करते हो। छटाई करने के बाद आप क्या करते हो? उसकी आप रील बनाते हो। रील बनाने को क्या कहते हैं? रीलिंग कहा जाता है। तो रील बना लिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं? थ्रोइंग करते हैं। थ्रोइंग करने के बाद जो आपका रेशा होता है उसकी कताई शुरू कर देते हो। अब आप कताई करते हो तो कताई में क्या किया जाता है? जब कताई करते हो तो उसमें सेरेसिन गोद होता है, तो गोद को क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद क्या हो जाता है? रेशा थोड़ा हल्का हो जाता है। तो हल्का को फिर से समान बनाने के लिए, एक अच्छी उसकी क्वालिटी लाने के लिए उस पर क्या करते हैं? भारत करते हैं, यानी कि वेटिंग करते हैं। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हमने सबसे पहले कौन सा चुना था? हमने सबसे पहले चुना था ई वाला चुना था, फिर हमने चुना था एफ। तो ई और एफ किस में है? सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, ई एफ सी ए बी डी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिलामेंट कोर्स ड्यूपियन नाइल किसके प्रकार है? ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है लीलन, सी ऑप्शन है ऊन, डी ऑप्शन है रेशम। कौन से होते हैं आपको बताना है। आप बताओगे, ऑप्शन पढ़ के पता चल गया होगा। रेशम क्या होता है? एक अकलौता प्राकृतिक जगत के रेशा फिलामेंट में काउंटिंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशम की कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। ऑप्शन ये है प्यूपा, डी ऑप्शन है ए ऑप्शन है प्यूपा, बी ऑप्शन है लार्वा, सी ऑप्शन है कोकून, डी ऑप्शन है कीड़ा। आप बताओगे, क्या बताओगे? आप बताओगे कि रेशम कीट की सबसे निष्क्रिय अवस्था जो होती है वो होती है कोकून की होती है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र। ऑप्शन ये है रेशम, बी ऑप्शन है सिफान, सी ऑप्शन है टेम्पलेट, डी ऑप्शन है चिनोन। रेशम और रेयान से निर्मित जो झीना वस्त्र है वो क्या होते हैं? आप बताने कि वो सिफान वाले होते हैं। यानी कि झीना मतलब क्या? हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पारदर्शी है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि इसको जो ताने बाने की जो बुनाई की गई है बहुत सघन नहीं है। ठीक है, यानी कि सटे सटे नहीं, थोड़ा झीना झीना यानी कि दिखाई दे रहा है। तो रेशम और रेयान से जो कपड़ा बना है, तो अगर झीना वस्त्र दिखाई दे रहा है तो आप बताएंगे वो सिफान वाला कहलाएगा। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। बी को मैं चुनती हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आप तो रेशम को जानते हो कि वस्त्रों की रानी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेशम एक रेशा तंतु है, कैसा रेशा तंतु है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, बी ऑप्शन है खनिज युक्त, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन होता है धातु युक्त। आप क्या बताओगे? रेशम एक रेशा तंतु है, आप बताना कि वो प्रोटीन युक्त रेशा होता है। प्रोटीन कैसा पाया जाता है? आपने शुरू में जान ही लिया। कौन सा हाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है? गोद कैसा पाया जाता है? सेरेसिन पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज में जो तना हो गया, आपका लीलन हो गया, आपका कपास होगा, कापोस, ये कैसा रेशा होता है? सेलुलोज वाला होगा। प्रोटीन जगत का कैसा होता है? दो ही रेशा होता है, एक होता है ऊन हो गया, एक होता है रेशम होता है। तो आपका क्या बताना था? रेशम कैसा रेशा होता है? ये प्रोटीन जगत का रेशा होता है, यानी कि प्राणिज जगत का रेशा होता है, प्राकृतिक में काउंटिंग होता है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है। ऑप्शन है कच्ची सामग्री पर, बी ऑप्शन होता है आपके पास है कोलाइडल घोल पर, सी ऑप्शन होता है स्पिन रेट के छिद्रों पर, डी ऑप्शन होता है रेशे को खींचने की गति पर। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो आपके बताएंगे रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है, आपको बताना है कि स्पिन रेट के छिद्रों पे करता है, यानी कि जो आपका रासायनिक रेशा होता है, तो जो स्पिन रेट होता है उसमें जो छिद्र की मात्रा होती है मनुष्य के अनुसार होती है, मनुष्य को जैसा करना होता है वो अपने तरीके से धागे को मतलब रेशे को मोटा पतला बड़ा छोटा कैसे कर सकता है। तो आपको बताना होगा कि स्पिन रेट के छिद्रों के आधार पर रेयान के रेशे को बनाया जाता है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में होता है, मनुष्य को जैसा करना होगा वो कैसा कर लेगा। तो आपको कौन बताना है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। स्पिन रेट आपका ऐसे बनाया होता है, इसमें घोल को डाल देते हैं, उसके बाद में छिद्र के द्वारा क्या होता है वो रेशा निकलते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद क्या करते हैं छिद्र मतलब क्या करते हैं उसको रेशे की कटाई उताई करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। मैं इस छोटे से मतलब यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी, जब अगला क्वेश्चन अगला जब आपका वीडियो लेकर आऊंगी रेयान का तो उसमें आपको बताऊंगी कैसे कैसे उस पर प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब आपसे पूछा गया है रेयान को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है मानव निर्मित, ऑप्शन सी होता है ब्लेंडेड, डी ऑप्शन होता है मिनरल। आप क्या बताओगी रेयान कैसा रेशा होता है? रेयान आपको बताना तो आपको ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा कि कैसा रेशा होता है। फटाफट से आप बताइए कि कैसा रेशा होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक रीजेनरेटर रेशा, यहाँ पे लिखा है मानव निर्मित जंतु फाइबर। तो मानव निर्मित रेशा होता है, लेकिन ये जंतु फाइबर नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है प्राकृतिक और रीजनरेटर, यानी कि दोबारा प्रोसेस किया जाता है ना, यानी कि प्राकृतिक जो रेशा होता है और रासायनिक, इनको दोबारा से प्रोसेस करके जो रेशा बनाया जाता है वो रेयान होता है। कुछ लोगों ने बताया होगा कि मानव निर्मित रेशा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो देखिए लिखा लास्ट में जंतु फाइबर नहीं होता है, ये प्राकृतिक और रीजनरेटर रेशा होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा? ऑप्शन आप कहेंगे कि ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। ऑप्शन ये है नमवेट कताई, बी ऑप्शन होता है झोंका ब्लो कताई, सी ऑप्शन होता है शुष्क ड्राई कताई, डी ऑप्शन होता है गलन मेल्ट कताई। आपको बताना है, आप बताएंगे कि जो आपका नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं वो बनते हैं गलन मेल्ट से बनते हैं, ठीक है, गलन मेल्ट वाली कताई से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे याद कर लो, जो आपका नायलॉन होता है इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है, सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है डॉक्टर केराथॉर्स ने की थी, 1938 में की थी, ठीक है। यानी कि एक ऐसा रेशा होता है जिसे कहा जाता है बहुलक रेशा, जो पॉलीमाइड से बनता है। नायलॉन रेशा जो पॉलीमाइड से बनता है बहुलक रेशा होता है, जिसकी स्थापना 1938 में डॉक्टर केराथॉर्स ने की थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेल्यूलोजिक है? ऑप्शन ये है नायलॉन, बी ऑप्शन होता है रेयान, सी ऑप्शन होता है एसीटेट, डी ऑप्शन होता है ट्राई एसीटेट होता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। आप क्या बताएंगे? फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। आप बताओगे कि नायलॉन वाला होता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आपके पास क्वेश्चन है कपास के रेशे की लंबाई होती है। ऑप्शन ये है 1/2 इंच से लेकर के 2.5 इंच, बी ऑप्शन होता है 1/2 इंच से लेकर के 5 इंच, सी ऑप्शन होता है 1.5 इंच से लेकर के
के 2.5 इंच, डी ऑप्शन होता है 12 इंच से लेकर के 20 इंच। आप क्या बताएँगे? आप बताएँगे ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्यों बताएँगे? क्योंकि जो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 1.5 से लेकर के 2.5 इंच होती है। अगर मैं पेड़ की बात करूँ 3 से लेकर के 5 फीट होती है। आपका जो कपास का रेशा होता है उसका मेज़रमेंट किस में किया जाता है? मापन किस में किया जाता है? आपको बताना है इंच में किया जाता है। आपका जो कपास का रेशा है ये कैसा रहता रेशा होता है? ये प्राकृतिक रेशा होता है जो आपको सेलुलोज जगह से मिलता है, बेज से मिलता है, वनस्पतिक रेशा होता है। और इसे कपास के रेशों में बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसे इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, यानी कि इसे कपड़ों का राजा कहा जाता है। बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए आपके पास क्वेश्चन है, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है ऊन, सी ऑप्शन में है नायलॉन, डी ऑप्शन में है कपास। चलिए फटाफट से बताइए कि जो आपका ताप का अच्छा सुचालक होता है, सुचालक मतलब क्या? कि अगर गर्मी में आपको गर्मी लगती, जो कपड़ा आपको गर्मी में आपको ठंडी प्रदान करता है, इसका मतलब कि वो सुचालक है। अगर आपको वो गर्मी देता है तो इसका मतलब कुचालक है। तो ताप का आपका अच्छा सुचालक यानी ताप में आपको ठंडक प्रदान करता है, वो कौन सा रेशा होगा, वो कौन सा कपड़ा होगा, आपको इसमें बताना है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वो कपास होता है, बल्कि रेशम, ऊन ये क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। सुचालक मतलब क्या होता है? तो सुचालक मतलब ये होता है जिसे आप गर्मी के मौसम में पहनने पर आपको गर्मी नहीं लगती, बल्कि आपको शीतलता, आपको ठंडा अनुभव होता है, वही आपका सुचालक होता है। और कुचालक यानी कि जब गर्मी के मौसम में अगर पहनोगे तो आपको गर्मी प्रदान करेगा, तो इसका मतलब कि ये क्या होता है? ये कुचालक होता है। तो इसे आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है? लीलन है, बी ऑप्शन में रेशम, सी ऑप्शन में कपास, डी ऑप्शन में जूट। आप क्या बताओगे? कपास बताओगे। अगर मैं वस्त्रों की रानी कहूँ यानी कि किंग ऑफ क्वीन कहूँ तो आप कौन बताएंगे? आप रेशम को बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी है विकेलेबिलिटी, सी ऑप्शन होता है लॉक, डी ऑप्शन होता है प्रतिस्पंदन। आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटिन या क्यूटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ये होता है कि एक बीज का पौधा, ऑप्शन बी होता है खेती करने योग्य पौधा, ऑप्शन सी होता है एक वनस्पति पौधा, ऑप्शन डी होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताएं। आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? देखिए जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो आपका कॉटन शब्द होता है यानी कि कपास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉटन कहा जाता है। तो जो कपास का अंग्रेजी शब्द कॉटन है, कॉटन किससे बना है ये बताना है कि आपको अरेबिक शब्द कहें कि या फिर अरबी शब्द कहें, अरबी शब्द के क्यूटन कहें या फिर कॉटन कहें, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगी? मैं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक पौधा वाला पौधा, एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा यानी कि सार्वभौमिक जो रेशा होता है वो आपका होता है कपास होता है, कॉटन होता है, इसीलिए इसका यूनिवर्सल नाम ही पड़ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपसे यहाँ पे उत्पादन की प्रक्रिया पूछा गया है। मैं यहाँ पे इसको आपको छोटा करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन ये है कंघी करना, ऑप्शन पहला है कंघी करना, दूसरा ऑप्शन है खेती करना, तीसरा है खोलना और आपस में मिलाना, फोर्थ वाला है बिनोले निकालना और गांठ बांधना, पांचवा है कटाई करना, छठवां है पोनी बनाना, सातवां है धुनना। आप बताइए इसका जब आप प्रोसेस करोगे, चरण में लगाओगे तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले क्या करते हो, आपको क्या करना है, पहले आप खेती करोगे यानी कि आपके पास बीज है, तो यहाँ पे मिट्टी की बात नहीं की गई, जलवायु की बात नहीं की गई। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे बताना है कि पहले सबसे क्या करोगे, खेती करोगे यानी कि बीज को लगाओगे। बीज निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे जो बीज को लगाया उसके बाद में आपका फसल तैयार हो गया है, कपास आप तैयार हो गया है, तो आप उसको क्या करते हो, उस कोए को इकट्ठा कर लेते हो। इकट्ठा यहाँ पे बात लिखा नहीं गया, तो आप क्या करोगे, बिनोले निकालोगे। बिनोले मतलब कि कपास के जो बीज होते हैं वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, गांठ को बांधोगे। उसके बाद में क्या करोगे, उसे खोलोगे, खोलने के बाद आपस में फिर मिलाओगे।
आपस में मिलाने के बाद क्या करोगे, आप उसकी धुनाई करोगे। धुनाई करने के बाद आप क्या करोगे, धुनाई क्यों करोगे? क्योंकि उसमें जो गंदगी लगी है आसानी से साफ हो जाए। धुनाई करने के बाद आप क्या करेंगे, कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद आप उसमें पोनी बनाएँगे। पोनी बनाने के बाद अब यहाँ पे आपने कंघी कर लिया, पोनी करे, उसको पोनी बना कर के अब आप क्या करते हो, कताई वाली मशीन में डाल दोगे, जिससे आपका धागा बन के तैयार हो जाए। यानी कि आपका लास्ट वाला क्या होता है, 5 मिलता है। तो 5 तो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब देखिए और किसमें, अब आपके आप क्या तुक्का लगाओगे, आपको पहले चुनना है कौन-सा ऑप्शन, आपको दूसरा वाला दिखे, तो दूसरा तो इसमें भी है, दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें, ठीक है? तो आपका ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 तो है नहीं, तो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाता है। उसके बाद हमने दूसरा चुना था, हमने चौथा चुना था, फिर हमने तीसरा वाला चुना था, तो दूसरा, चौथा, तीसरा किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है? यानी कि दूसरे में भी है, सी वाले ऑप्शन में भी है और हमारा डी ऑप्शन में है। तो यानी कि हमारा ए और बी दोनों खत्म हो जाता है, सिर्फ हमें सी और डी में ढूँढना। अब देखिए सी और डी में कौन-सा होगा? देखिए, हमने दूसरा चुना था, हमने चौथा चुना था, फिर हमने तीसरा चुना था, उसके बाद में हमने चुना था 7वां वाला। तो 7वां किसमें में है? देखिए, आपका सी वाले ऑप्शन में है। तो आपका कौन-सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि रेशे की सूक्ष्मबीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना देखती है तो वह रेशा होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर, क्या बताएंगे? ऑप्शन ये है सूती, बी ऑप्शन है रेयान, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है ऊनी। आप क्या बताएंगे? फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। चलिए बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि रेशम में सूक्ष्मबीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना देखी जाती है तो वह रेशा होता है। कैसा होता है? आपको बताना है, वो सूती वाला होता है, ठीक है? जब कपास का रेशा आप देखते हो तो उसमें 2 परत होती हैं, आंतरिक परत होती है और प्राथमिक वाली दीवार होती है। प्राथमिक को क्यूटिकल कहा जाता है, द्वितीय को ल्यूमन कहा जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, सूती कपड़ा जलता है तो उससे निकलती है। आपको बताना है सफेद लो, बी ऑप्शन नीली लो, सी ऑप्शन पीली लो, डी ऑप्शन होता है नारंगी लो। तो कैसा लो होगा? आपको बताना है कि सूती में जो लौ निकलेगा वो पीली लो होगा। सूती वस्त्र में सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज पाने के कारण जब से आप इसे जलाओगे ना तो इसमें जो आपका परिवर्तन होगा पीली लौ होगा, क्योंकि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिससे आप जिसे जलाओगे ना तो क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इस कारण से जो पीली लौ के साथ जलता है और कैसा राख निकलेगा, आप बताना है कि उसका राख जो होगा वो भूरे रंग का होगा। चलिए यहाँ पे आपका पीली लौ वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्वेश्चन आपसे, आपका अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया में कम होती है। ऑप्शन ये है फेल्टिंग, बी ऑप्शन होता है मर्सराइजिंग, सी ऑप्शन होता है सनफ्राइजिंग, डी ऑप्शन होता है क्लेंडरिंग। इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होता है। सनफ्राइजिंग क्या होता है? सनफ्राइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह होता है जो हमें ये प्रमाण देता है, हमें ये गारंटी देता है कि इस कपड़े को आप बार बार धुलोगे ना तो ये आपका कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। यानी कि सनफ्राइजिंग क्या होता है? सनफ्राइजिंग एक फिनिशिंग होती है कि वस्त्र को सिकुड़न सिकुड़न को रोकने के लिए ये चीज की जाती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ये एक फिनिशिंग का नाम होता है, एक प्रसिद्धा का नाम होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा हुआ बल खाते हुए फीते के समान दिखाई देता है। ऑप्शन ये है ऊन, बी ऑप्शन होता है रेशम, सी ऑप्शन होता है नायलॉन, डी ऑप्शन होता है कपास। चलिए फटाफट से आप बताइए। देखिए हमने बताया था कि जो आपका कपास का रेशा होता है जब आपसे सूक्ष्मदर्शी से देखोगे ना तो ये चपटा दिखेगा, बल खाते हुए दिखेगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आपने जो अगला क्वेश्चन देखा था, वो आपसे प्रक्रिया में पूछा गया था, तो आपको इंग्लिश में बताना था। अब यहाँ पे आपको बताना है, आपको यहाँ पे बताना है इंग्लिश वाले में। इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्या पूछा आपसे क्वेश्चन कि सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। यहाँ पे आपको अंग्रेजी में बताना, वहाँ पे आपको हिंदी में बताना था कि आपको कंघी करेंगे, खेती करेंगे, पोनी करेंगे, कटाई, कराई, ठीक है, आपने किया था। अब यहाँ पे बताइए ऑप्शन ये है सिजिंग, दूसरा है प्रिंटिंग, तीसरा है ब्लीचिंग, चौथा है आपका स्काउरिंग, पांचवा है क्योरिंग और योम हीट सेटिंग और आपका लास्ट में है डिसाइडिंग। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा? देखिए
सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, जब हमने इसका उत्पादन का प्रक्रिया देखा था, ठीक है? तो हमने पहले सबसे पहले क्या देखा था? हमने देखा था उसकी सीजिंग करते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन में कौन होगा? पहला वाला होगा, ठीक है? यानी कि आपका पहला होगा, यानी कि सीजिंग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? सूती कपड़े के बनाने के लिए डिसाइडिंग करेंगे, यानी कि आपका 5वां वाला हो जाएगा, 5वां नहीं 6वां वाला होगा। उसके बाद में क्या करेंगे? स्काउरिंग करेंगे। स्काउरिंग करने के बाद क्या करेंगे? ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग करने के बाद क्या करेंगे? प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग के बाद लास्ट में क्या करेंगे? क्योरिंग करेंगे और हीट सेंटिंग करेंगे, ठीक है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया, यानी कि हमने कौन-सा चुना था? हमने कौन-सा चुना था? हमने पहले चुना था पहला वाला ऑप्शन चुना, तो पहला कौन से ऑप्शन में है? पहला सिर्फ पहले वाले सी ऑप्शन में है और ए वाले ऑप्शन में है, ठीक है? तो यानी कि बी और डी आपका खत्म हो जाता है, तो हमें कौन से में ऑप्शन में ढूँढना है, हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो हमारा कौन ऑप्शन निकल के आएगा? हमारा बी और सी में हमें देखना है, तो हमारा कौन-सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी कि हमारा सी और पहला हमने चुना था, फिर हमने 6वां चुना था, फिर तो इसका राइट आंसर होगा पहला पहला हमने चुना था, यानी कि सिंजिंग चुना था, उसके बाद में हमने कौन-सा चुना था? हमने लास्ट वाला यानी कि छठा था। तो पहला और छठा किसमें है? हमारा सी वाले ऑप्शन में, यानी कि हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से क्या कपास के उपयुक्त नहीं है? यानी कि कपास में क्या ऐसा उपयुक्त नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ये है आपके पास, ऑप्शन ये है मूल रंजक, बी ऑप्शन होता है बिखरा डिस्पर्स रंजक, सी ऑप्शन होता है प्राग जैविक रंजक, डी ऑप्शन होता है टंकी रंजक। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कपास की उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त जो नहीं है आपको वही बताना है। चलिए बताएं फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के साथ शेयर भी क्लास को करिए, ठीक है, ताकि उनको भी क्लास का आनंद मिल सके, उस क्लास को लाभ उठा सकें। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो कौन-सा होगा? आपको बताना है बी ऑप्शन हो, यानी कि जो डिस्पर्स होता है रंजक होता है, जो कपास के लिए बिखरा डिस्पर्स रंजक आपको उपयुक्त नहीं माना जाता है, यानी कि आपसे नहीं पूछा गया है। अगर हैं की बात करें तो ये आपका तीनों हो जाएगा, अगर नहीं की बात करें तो आपका बिखरा यानी कि डिस्पर्स जो रंजक होता है वो आपका नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका कपास का रेशा होता है वो आपने शुरू में जाना कि क्या होता है? भारत यानी कि जन्मदाता देश कहलाता है। जो विश्व में यानी कि पूरे विश्व में कुल वस्त्र जो तंतु होता है 70 भाग कपास का ही होता है। जो आपका कपास का रेशा होता है वो ब्लीचिंग के द्वारा कपास की जो सफेदी होती है उसको लाई जाती है और कैलेंडरिंग से की जाती है क्या? उसकी चमक को बढ़ाई जाती है। तो हमने यहाँ पे कितना क्वेश्चन बताया? हमने 3-4 क्वेश्चन बताया कि इस पे जो आपका उपयुक्त रंग नहीं है, ठीक है? कौन-सा है? बिखरा और डिस्पर्स है और जन्मदाता देश कौन-सा है? भारत है। इसके अलावा हमने क्या बताया कि ब्लीचिंग क्या करते हैं? सफेदी लाने के लिए करते हैं। कैलेंडरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कपास की चमक बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन-सा होगा? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन है सूती, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है टेरिलॉन, डी ऑप्शन होता है डेक्रो। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सूती वाला होगा। यानी कि अगर आपको तौलिया लेना है तो सूती वाला कपड़ा का चुनाव करो। क्यों? क्योंकि इसमें नमी को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इसका मजबूती भी ज़्यादा होती है, ताकि ये क्या हो जाए साथ ही साथ ये भी आपने पढ़ा कि इसमें घर्षण की भी प्रोसेस की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, दबाव को सहने के लिए इसमें प्रोसेस की जाती है। तो इन सब के इतने सारे जो फ़ायदे होते हैं तो इसीलिए क्या करते हैं तौलिया जो लेते हैं वो सफ़ेद वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें घर्षण यानी कि दबाव की सहने की क्षमता होती है। इसके अलावा इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, मजबूती इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसी सब क्वालिटी को देखते हुए क्या करते हैं सूती कपड़े का चुनाव करते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन-सा कपास का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है फाइब्रोइन, बी ऑप्शन होता है केराटिन, सी ऑप्शन होता है सेलुलोज, डी ऑप्शन होता है पॉलीमर्स। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो कौन-सा होगा कि कपास का रासायनिक नाम है? आप क्या जानते हो? इसे कपास का रासायनिक नाम अगर हम बताएँ तो कितना होता है क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज कपास में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि 90% होती है, 90 से लेकर के 95% होती है। सेलुलोज क्या होता है? एक कपास का एक रासायनिक नाम होता है जो प्राकृतिक रेशा होता है। सेलुलोज, रुई, लकड़ी, जूट ये सब क्या होते हैं? एक मुख्य एक अव्यय होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसमें कितना पाया जाता है? 90 से लेकर के 95% सेलुलोज मात्रा पाई जाती है आपके कपास में। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है
कि सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्रियाएं करवाई जाती हैं। ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, बी ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन होता है सोडियम परबोरेट, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आप बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा कि सूती वस्त्र पे पारदर्शी और कड़ा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। आप क्या बताएंगे, इस पे जो प्रक्रिया की जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की जाती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, एक अत्यंत ही सक्रिय अकार्बनिक अम्ल होता है जिसके प्रयोग से जो सभी आधुनिक उद्योग होते हैं उसमें ये प्रोसेस किए जाते हैं। जो शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो रंगहीन होगा, गंधहीन होगा और तेल जैसा तरल होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आप देखिए कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। ऑप्शन ए गोलाकार, बी ऑप्शन होता है आयताकार, सी ऑप्शन चौड़ा, डी ऑप्शन होता है लंबा। आप क्या बताएंगे कि कपास का तंतु अनुप्रस्थ काट जो दिखाई देता है हमें लंबा दिखाई देता है, यानी कि जो आपका कपास के तंतु होते हैं अगर उसकी अनुप्रस्थ काट दी जाए ना तो उसके बीचों बीच में एक नली दिखाई देती है। तो जो आपकी नली होती है कपास के किसी भी तंतु के आंतरिक काट को देखा जाए तो इसकी जो रचना होगी वो चपटी होगी, बलखाते हुए होगी, फीते समान होगी और क्या होगा, ये लंबा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कपास वाला के ऑप्शन का, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है यूएसए, डी ऑप्शन में है चीन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें अच्छा लगेगा जब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना नॉलेज होता है। चलिए मैं अपनी क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर नहीं किए हो तब, अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, प्यारा से कमेंट करना। कमेंट में आप ये बताना कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। कल मिलेंगे एक नई क्लास में। अगर कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत हुई हो, ठीक है, अगर मुझे कुछ वीडियो में सुधार करना है तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो भी अच्छा लगा हो तो कल दोबारा जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर दोबारा पढ़ने के लिए आना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।